और राजपथ की ये तस्वीरें, हालांकि इस बार बहुत कुछ कम हुआ है, बहुत कुछ घटा हुआ है। 1.25 लाख लोग इस परेड को देखने के लिए आते थे, लेकिन अब तादाद घटा करके 25,000 कर दी गई है। और अभी जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, अब इसके बाद आपको ये जो अभी का प्रोग्राम चल रहा है, अब इसके बाद आपको चूंकि प्राइम मिनिस्टर का ट्रिब्यूट आपने देख लिया, जो नेशनल वॉर मेमोरियल का 21 तोपों की सलामी भी आपने देख ली है। और इसके बारे में अगर कुछ बता सकें, मेरे साथ में कौन कौन है अभी पीसीआर, एक बार मुझे ऐसा लगता है राशिद, इस समय राजपथ का जो नजारा है ये अपने आप में बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर का नजारा है। मेजर जनरल आलोक कक्कड़ हमें नजर आ रहे हैं, और मेजर जनरल आलोक कक्कड़ की अपनी एक शौर्य गाथा है। कमांडर जो सेकंड इन कमांड होते हैं, वो वहाँ के पहले डिप्टी जीओसी होते थे, आजकल चीफ ऑफ स्टाफ होता है। उनके हाइट, उनके डिसिप्लिन, उनके डेडिकेशन, वो सब इसमें होते हैं। तो एक प्रत्येक सैनिक और अधिकारी के लिए इस परेड में भाग लेना एक उसके जीवन पर्यंत एक बहुत ही गौरवान्वित क्षण होता है। जी, जो चीज नजर आ रही है ना, ये मनीष जी बहुत देखने वाली बात है। ये मार्चिंग कंटिंजेंट है, ये बांग्लादेश का बैंड है। पूर्वी पाकिस्तान पर विक्रांत से नौसेना ने एयर ऑपरेशंस किए थे, और इस साल 42 जो एयरक्राफ्ट हैं गणतंत्र दिवस पर फ्लाई पास्ट करने वाले हैं। उससे ठीक पहले अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी है, राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा ले रही है। और इससे पहले 2016 में फ्रांस, 2017 में संयुक्त अरब अमीरात की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ है। बांग्लादेशी सैन्य टुकड़ी में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के तीनों अंग, चाहे वो बांग्लादेश के थल सेना हो, वायुसेना, नौसेना के मेंबर्स भी शामिल किए गए हैं। अपने आप में एक ऐसी रेजिमेंट है जो अभी तस्वीरों में आपको नजर आ रही है, जिसे 39 बैटल ऑनर मिला है, और जिसे पद्मश्री भी से भी सम्मानित किया गया है, और 12 अर्जुन अवार्ड मिले हैं। शक्ति यशोबल, जिसका मतलब ये होता है कि जो अश्व की शक्ति होती है, ये सबसे सुप्रीम है। यानी अंग्रेजी में अगर मैं कहूं, हॉर्स पावर इज फॉरएवर सुप्रीम। हमें T90 टैंक नजर आ रहा है, T90 भीष्म। और बड़ी बात यह है कि मैंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान T90 को खुद भी एक्सपीरियंस किया है, और एक ऐसा टैंक है जिसकी युद्ध क्षमता, उफ क्या कहने, कोएक्सियल मशीन गन लग सकती है, एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस होता है। यह है T90 भीष्म की ताकत। और T90 की जो गन है वो काफी मारक क्षमता उसकी बहुत अच्छी है। इसके साथ में इसमें जो इसका आर्मर है, उस पर किसी भी तरह का जो वेपन्स जो है उसका प्रहार इसको नष्ट नहीं कर सकता है। और T90 की जो तोप है, जब सलामी मंच की तरफ घूमती है ना, और जब कैप्टन करमवीर सिंह भंगू, जो 54 आर्मर्ड रेजिमेंट के हैं, जो कमांड कर रहे हैं इस पूरे रेजिमेंट को, और जब सलामी देते हैं तो वाकई में गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। कर्नल विनोद अत्री इसमें नजर आ रहे हैं। और ये जो रेजिमेंट है ना, जो T90 भीष्म टैंक को लेकर के आगे बढ़ रही है, इस रेजिमेंट 54 आर्मर्ड रेजिमेंट के बारे में कहा जाता है सर्वत्र यशो विजय इनका मोटो है, यानी इनका सूत्र वाक्य है, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है ग्लोरी विक्ट्री एवरीवेयर। यानी हर जगह सिर्फ और सिर्फ विजय गान होना चाहिए और विजय की गाथा होनी चाहिए। बॉलवे मशीन पिकेट BMP-2 अभी आपको नजर, और राजपूताना राइफल के बारे में भी इनकी भी एक अलग ही शौर्य गाथा है। और इन्हें 9 बैटल ऑनर अवार्ड मिले हुए हैं, और इसके अलावा 2 परमवीर चक्र इसी रेजिमेंट को मिला है, 2 अशोक चक्र मिले हैं, 6 महावीर चक्र मिले हैं, 4 कीर्ति चक्र हैं। और ये जो वॉर क्राई है, इनका क्या महत्व होता है युद्ध की सरजमी पर, मेजर जनरल JKS परिहार। देखिए, राजरिफ हमारी, मैं तो कहूंगा कि हमारी जितनी जो है बेसिकली राजरिफ हमारा सेंटर दिल्ली में ही है, और इसके अंदर हरियाणा, राजस्थान और आसपास के इलाकों के जो जवान इसमें शामिल होते हैं, और दूसरे भी इसमें ऐड ऑन किए हैं। क्योंकि अभी ब्रह्मोस वेपन सिस्टम हमें नजर आ रहा है, और जब तकनीक की बात करते हैं ना, ब्रह्मोस की जो तकनीक है, ये भारत और रशिया ने मिल करके इसे डेवलप किया है। और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है ना मनीष जी, मेरे ख्याल से 400-450 किलोमीटर के आसपास। जी हाँ, ऐसा तकनीकी तौर पर कहा गया है राशिद। और जहां तक का जो प्रदर्शन हो रहा है हमारे शस्त्रों का, मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतवासी के लिए आत्मगौरव का विषय है। ये पिनाका है, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम। इसका जो नाम ग्रहण किया गया है लॉर्ड शिवा, यानी भगवान शिव से ये नाम लिया गया है। सर्वत्र इज्जतो इकबाल, जिसका मतलब है एवरीवेयर विद ऑनर एंड ग्लोरी। अभी पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम आपको नजर आया। T-72 एक ऐसी चीज है ना, ब्रिज लेइंग टैंक इसे कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक नई प्रेरणा और जज्बा पैदा होता है, हमारे सपूतों का भारत के लिए समर्पण। अभी ठीक 2-3 सेकंड पहले हमें शिल्का एयरक्राफ्ट गन शिल्का नजर आई थी। कैप्टन प्रीति चौधरी इसकी कमांडिंग ऑफिसर है, और
एयरक्राफ्ट गन अपग्रेडेड शिल्का ये अभी नजर आई है। जमीन पर 2 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकाने को टारगेट करती है शिल्का, हवा में 2.5 किलोमीटर तक दुश्मनों को टारगेट कर सकती है। कैप्टन प्रीति चौधरी ने इससे पहले ये कहा है कि बहुत ही ज्यादा गर्व का विषय है, यानी शिल्का आपने देखा है। और इसके अलावा अब आपको जो नजर आ रहा है ना, ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, इनमें आपको रुद्रा नजर आ रहा है। हाँ, मैं फॉर्मेशन की बात करूंगा। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, फॉर्मेशन के बारे में आप बताएं। अभी मुझे जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड यानी WSI रुद्रा भी नजर आ रहा है, और इसमें जो फॉर्मेशन है ध्रुव की डायमंड फॉर्मेशन नजर आ रही है। कहा जाता है कि 2 अलग अलग सदियों की एक हिस्ट्री है जाट रेजिमेंट की, और जाट रेजिमेंट जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया था, और रेजिमेंट ने अपना जो मार्क है, अपना जो शौर्य है, फ्रांस, मेसोपोटामिया, बर्मा, नॉर्थ अफ्रीका, और 28 बैटल ऑनर मिले हैं, 13 थिएटर ऑनर मिले हैं। ये जाट रेजिमेंट है जो कहता है कि हमारा मोटो है संगठन व वीरता, और वार क्राई है जाट बलवान जय भगवान। इसके बाद आ जाते हैं गढ़वाल राइफल। अभी गढ़वाल राइफल की आपको तस्वीर नजर आ रही है, जिनका मोटो है युद्ध कृत निश्चय, और वॉर क्राई है बद्री विशाल लाल की जय। ये गढ़वाल राइफल्स के बारे में बताया जाता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, 133 साल पुराना इतिहास है गढ़वाल राइफल का। जी हाँ, बहुत पुराना। ये तो गौरवान्वित, बहुत ही बड़ी गौरवान्वित सर्विसेज हैं, इनका तो मिसाल नहीं है। कि हिंदुस्तान की जय की बात डॉक्टर BR अम्बेडकर भी किया करते थे। जी हाँ, संविधान के सबसे बड़े प्रणेता के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर, जैसा कि मैंने कहा कि 9 शब्दों के प्रतीक से हम अपने संविधान को कह सकते हैं, जिसमें समानता, एकता, अखंडता और स्वतंत्रता। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर राशिद हमेशा इस बात को मानते थे कि उत्थान समाज का सब तबके से हो, और उसमें उन्होंने इस रेजिमेंट को लेकर जो अपनी भावनाएं बताई थी, मुझे ऐसा लगता है वो आज भी जीवंत। सरहद के रखवाले ट्यून सुनना चाहेंगे मनीष जी? सरहद के रखवाले, सिख रेजिमेंटल सेंटर, असम रेजिमेंटल सेंटर, जम्मू कश्मीर राइफल रेजिमेंटल सेंटर, ये कंबाइंड बैंड है। और अभी जो ट्यून आपको सुनाई दे रही है सरहद के रखवाले ट्यून, मुझे लगता है ऑडियो आप किया जाए। प्रगट सिंह के साथ बैंड धुन बजाता हुआ सरहद के रखवाले। राजपथ पर अब शान से आगे बढ़ रहा है नौसेना का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर ललित कुमार संभाल रहे हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट कमांडर सुने फोगाट, लेफ्टिनेंट आदित्य शुक्ला और सब लेफ्टिनेंट अगस्त्य चौधरी भी। और अब राजपथ पर आगमन नौसेना की झांकी, शीर्षक स्वर्णिम विजय वर्ष। इसके अग्रभाग में 1971 में कराची बंदरगाह पर हुए आक्रमण को दर्शाया गया है। ये झांकी पीसीआर टीम मेरी आवाज को थोड़ा सा पहुंचाया जाए, क्योंकि 1971 के युद्ध की याद दिला रही है, और भारत इस साल को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रहा है। और नेवी का मंत्र है युद्ध तत्पर, विश्वसनीय, सुगठित। और नेवी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विश्वसनीय बल के रूप में शानदार भूमिका निभाई है। और झांकी के आगे के हिस्से में मिसाइल बोट से कराची बंदरगाह पर हमले को भी दिखाया गया है। यह हमला 3-4 दिसंबर की रात को ऑपरेशन ट्रिडेंट के तौर पर, 8-9 दिसंबर की रात 1971 की मैं बात कर रहा हूं, जब ऑपरेशन पाइथन का हिस्सा यह हमला था। झांकी में मिसाइल बोट दागने दोनों अभियानों के दौरान हमलावर यूनिटों ने जो रूट लिया उसे भी झांकी के किनारों पर ट्रैक चार्ट के तौर पर दिखाया गया है। और अभी आ गया है एयरफोर्स का बैंड, और एयरफोर्स के इस बैंड को लीड कर रहे हैं अभी के लिए वारंट ऑफिसर अशोक कुमार है जो इसे लीड कर रहे हैं। और ये जो ट्यून है ना, ये साउंड बैरियर क्विक मार्च की ट्यून है। एयरफोर्स में ये ट्यून बहुत खास कही जाती है। ये एयरफोर्स की पहचान है, और कहते हैं कि एयरफोर्स का सिग्नेचर स्टाइल होता है। जब भी किसी खास मौके की शुरुआत होती है, साउंड बैरियर क्विक मार्च की ट्यून बजाई जाती है। और इसमें 3 ड्रम मेजर होते हैं, 72 म्यूजिशियन होते हैं। और ये भी बता दूं कि ये भी एक अलग तरह का प्रोटोकॉल है, जहां पर टोटल 75 म्यूजिशियन होते हैं एयरफोर्स के बैंड में, जो अभी आपको नजर आ रहा है। एयरफोर्स के बैंड के ठीक पीछे आपको एयरफोर्स मार्चिंग कंटिजेंट
कंटिंजेंट नजर आ रही है, जिसे लीड करते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट तनिक शर्मा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसमें 96 एयरमैन हैं, 4 ऑफिसर्स हैं, यानी ये जो दस्ता आपको नजर आ रहा है 100 लोगों का दस्ता है। और इसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट अपूर्वा यादव, फ्लाइंग ऑफिसर एम मुरली हैं, फ्लाइंग ऑफिसर कुटप्पा, ये कंटिंजेंट कमांडर के तौर पर काम कर रहे हैं। कंटिंजेंट कमांडर की एक पूरी जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से मार्च पास्ट को सिंक्रोनाइज किया जाए, और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की आपको झांकी नजर आएगी। और इस झांकी में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होगा, सुखोई 30 MKI होगा, रोहिणी रडार सिस्टम होगा, वो रडार सिस्टम जो स्काई ब्लू बैकग्राउंड में भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अभी एयरफोर्स मार्चिंग कंटिंजेंट आपको नजर आ रहा है, लेकिन एयरफोर्स की झांकी आपसे थोड़ी देर के बाद में आपको दिखने वाली है। मेजर जनरल JK परिहार, एयरफोर्स की झांकी का आपको भी इंतजार रहा होगा। सुखोई 30 MKI, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, रोहिणी रडार। The Indian Air Force pilots guard our skies with great panache. बहुत शानदार, बहुत शानदार। और जो मैं कहता हूँ, जो तेजस जो हमारा आया है और इसका जो नेक्स्ट वर्जन एलिसेट 2 Mark 2 आएगा। जी हाँ, मैं तेजस के लाइव सपोर्ट टेक्नोलॉजीज के DRDO कॉन्टिनेंट में था, चीफ कोऑर्डिनेटर था मैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी आज सर आपकी आवाज बीच बीच में चली जा रही है। पहली महिला फाइटर पायलट अभी नजर आ रही हैं। सर अपनी बात आप आगे बढ़ाइएगा। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट में से फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत अभी भारतीय वायुसेना की झांकी में अभी आपको नजर आ रही हैं। भावना कांत के बारे में आगे हम आपको बताएंगे। ग्रुप कैप्टन वीएन झा अपनी बात पूरी करें तेजस को लेकर। तो तेजस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको नेक्स्ट जनरेशन, यही तेजस आपको जो एयर सिक्योरिटी है वो दिलाएगा, आपको जो आत्मनिर्भर है वो दिलाएगा, क्योंकि ये हमारी एयरक्राफ्ट है और सारे प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। एयरफोर्स के लिए भी है और नेवी के लिए भी ये जा रही है, जिसका कि ऑलरेडी ट्रायल सब कुछ हो चुका है। जी सर। तो ये आगे आपका 4th जनरेशन का एडवांस एयरक्राफ्ट है। जी सर, अभी DRDO की झांकी हमें नजर आ रही है। अब इंडियन एयरफोर्स के बाद जो DRDO की झांकी है ना, DRDO जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है, और DRDO की झांकी में बहुत सी चीजें हैं। DRDO जिसकी डेवलपमेंट जो भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। DRDO जिसके अभी प्रोडक्शन में कम से कम 304,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, वो DRDO की झांकी अभी आपको नजर आ रही है। और DRDO की झांकी के ठीक पीछे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नेवी टेक ऑफ INS विक्रमादित्य आपको नजर आ रही है। देखिए जिस DRDO की झांकी की मैं बात कर रहा था, DRDO जिसने भारत को सेल्फ रिलायंट बनाया है, DRDO जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है, DRDO जिसने भारत के आत्मनिर्भर होने के सपने को पूरा किया है, स्ट्रेटेजिक सिस्टम से लेकर के जितने भी हथियार हैं, और हाँ DRDO की तरफ से जितने हथियारों की डेवलपमेंट हो रही है, अब ये वो DRDO ही है। मेजर जनरल JK परिहार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आने वाले दिनों में हमें अब फ्रांस, अमेरिका या फिर इजराइल की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। The target is locked. The missile will ensure it hits its target on its own. Featured here. मेजर जनरल JK परिहार तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। हाँ, मेजर जनरल JK परिहार, DRDO की झांकी है। DRDO की 2 अलग अलग झांकियां हैं अभी जो तस्वीरों में नजर आ रही हैं। मेरा सवाल यह था कि DRDO ने रक्षा क्षेत्र में भारत को कितना आत्मनिर्भर बना दिया है। 50 साल में DRDO ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। अब्दुल कलाम साहब और उसके बाद में जितने भी वहां पर चीफ हुए और प्रेसिडेंट डॉक्टर सतीश रेड्डी, इन लोगों ने जो किया है आत्मनिर्भर भारत के लिए। हमारे पास सबसे बढ़िया मिसाइल्स है, ब्रह्मोस सिस्टम्स के और आकाश और जितने भी नाग हमारे मिसाइल्स हैं वो DRDO की देन है। T-90 टैंक वो उन्हीं की देन है। इसके अलावा काफी सारे वेपनरी सिस्टम्स और अदर देन वेपनरी सिस्टम जो आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, हाई एल्टीट्यूड की ड्रेसेस, टेंट्स एक्सेट्रा, मैं DRDO को बहुत करीब से देखा हुआ है एज ए वहाँ पे सर्विस में। इनका बहुत ही ज्यादा रोल रहा है और ये लोगों को इतना पता नहीं है कि DRDO हमारे आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक रीढ़ की हड्डी रहे, जिसको कि इतना हाईलाइट नहीं किया गया है जितना कि होना चाहिए। HAL एंड DRDO मिसाइल्स और हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, टैंक्स, तो आप जो भी देख रहे हैं वो सब इन्हीं की मेहनत का नतीजा है। सर चूंकि मुझे देश के हम है रक्षक जो कि ट्यून है CRPF की, एक बार के लिए सुनना है। CRPF का जो बैंड है जिसे इंस्पेक्टर शमशेर लाल लीड कर रहे हैं, एक बार हम सुन लेते हैं देश के हम है रक्षक।
रिजर्व पुलिस बल का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट नीतेश भदौरिया की कमान में। सलामी मंच के सामने 96 सदस्यों का दस्ता सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इस बल को कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं और इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। शौर्य भी, संगीत भी, इन वीरों यानी आईटीबीपी का बैंड इंस्पेक्टर दिवाकर प्रसाद की कमान में धुन बजा रहा है, कदम कदम बढ़ाए जा। आईटीबीपी ब्रास बैंड जो अभी आप सुन पा रहे हैं और फेमस ट्यून कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। और इसके बाद दिल्ली पुलिस का बैंड है और दिल्ली पुलिस के बैंड के बारे में ये कहा जाता है कि इसे बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का 14 बार अवार्ड मिला है। ये दिल्ली पुलिस के मार्चिंग कंटिंजेंट के बारे में बताया जाता है। और दिल्ली पुलिस का जो बैंड है ना, इनमें 4 सब इंस्पेक्टर हैं, 15 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स हैं, 19 हेड कांस्टेबल हैं, 30 कांस्टेबल हैं। और दिल्ली पुलिस का एक एंथम है, दिल्ली पुलिस का एक गान है जो अभी बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह की अगुवाई में बजाया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस की मार्चिंग कंटिंजेंट है जिसे लीड कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अक्षत कौशल, जो अभी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। Brave and tenacious sentinels of our northern borders operate like snow leopards. And following the snow leopard, we have the Delhi Police Band. Band Master Sub-Inspector Rajinder Singh leading band, playing the Delhi Police Anthem. सुरक्षा बल के ही कैमल बैंड दुनिया में अपनी तरीके के अनोखे इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज। ये दस्ता धुन बजा रहा है, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। हम है ना हिंदुस्तान, हम रंग रंग हैं फिर भी संग हैं, 3 रंग का एक निशान, हम रंग रंग हैं, हम है ना हिंदुस्तान। और आपको एनर्जी की मार्चिंग कंटिंजेंट नजर आएगी और मुझे ऐसा लगता है कि अपने गेस्ट को एक बार फिर से इन्वॉल्व करना चाहिए। इस एनर्जी ने अपने शौर्य का लोहा कहां पर मनवाया। मुंबई से लेकर के पठानकोट तक, अक्षरधाम से लेकर के अमृतसर तक 3 शौर्य चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 3 अशोक चक्र, 40 सेना मेडल, 16 विशिष्ट सेवा। और कहते हैं कि हमारा मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इनको इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसी ट्रेनिंग होती है कि अगर जब भी सामने आ जाए तो वो भी इनसे डर के भाग जाए। इतना इनको मेंटली रोबोस्ट बनाया जाता है, फिजिकली रोबोस्ट। और इनके पास में कई ऐसे गैजेट्स दिए जाते हैं, इसमें ट्रेंड होते हैं किसी भी तरह के डिजास्टर मैनेजमेंट, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, उसमें सब में ये बेहतरीन होते हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे एनर्जी कमांडो अब उस लेवल से भी ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर कि अमेरिकन कमांडोज जो डील लेवल कमांडोज होते हैं उनसे भी बढ़ के इनका परफॉर्मेंस आता जा रहा है। अब इसके बाद फिर बारी आ जाती है, ठीक है मेजर जनरल जेके परिहार, दोबारा हम आते हैं आपके पास में। ये एनएसजी की मार्चिंग कंटिंजेंट आपने देखी है, ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से जिन्हें जाना जाता है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इसे फॉर्म किया गया था ताकि जो वीवीआईपी सुरक्षा है उसे पूरी तरह से इंश्योर किया जाए और इसे सुनिश्चित किया जा सके। अब इसके बाद बारी आ जाती है, इसके ठीक पीछे एनसीसी बॉयज मार्चिंग कंटिंजेंट है। एनसीसी यानी पूरी दुनिया के लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस में से एक एनसीसी, जिसके कैडेट राजपथ पर परेड करने के लिए एनसीसी के 17 अलग अलग डायरेक्टरेट से चुने जाते हैं। अभी तो एनएसजी कमांडोज अभी आपको नजर आ रहे हैं, एनएसजी यानी ब्लैक कैट कमांडोज आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने मुंबई, पठानकोट, अक्षरधाम और इसके अलावा कई ऐसी हाईजैक सिचुएशन नहीं है। एनएसजी को लेकर के मनीष जी कुछ बोलना चाहते हैं? जो आप वेशभूषा देख रहे हैं हमारे इन शूरवीरों की, इसको देखकर मुझे यही कहा जा सकता है कि इनकी शान में बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला कर देंगे। अच्छा, बड़ी बात ये होती है कि इनके जो एलीट K9 डॉग स्क्वाड है ये भी बहुत ट्रेंड कहे जाता है। मैं इन एनसीसी बॉयज की बात कर रहा था जिसे लीड कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर रंजीत सिंह गुर्जर, एनसीसी डायरेक्टरेट राजस्थान के। और जैसा कि मैंने कहा, राजपथ पर परेड करने के लिए 17 अलग अलग डायरेक्टरेट से एनसीसी कैडेट्स का चुनाव किया जाता है।
जो कमिटमेंट इनका होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, लीडरशिप के लिए, एडवेंचर के लिए, अपने आप में काबिले तारीफ है। और लगभग 14 लाख कैडेट आज भी भारत में एनसीसी में एनरोल हैं और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और इन्हें सलामी देने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खुद ही खड़ी हो गई हैं। मिलिट्री बैंड अब आपको नजर आ रहा है, कंबाइंड मिलिट्री बैंड है जिसमें म्यूजिशियन है बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर के, इसके अलावा आर्मी सर्विस कॉर्प्स नॉर्थ जिसे लीड कर रहे हैं नायब सूबेदार जीजे बीनू, इसके अलावा बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप और जिसे लीड कर रहे हैं सूबेदार नागेंद्र, और ट्यून है कदम कदम बढ़ाए जाए। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर पहली बार लद्दाख की वो झांकी, लद्दाख की संस्कृति, वहाँ की परंपरा और मान्यताओं को लेकर ये झांकी आपके अपने टीवी स्क्रीन। लद्दाख की इस झांकी में आपको लेह भी नजर आ रहा है, लद्दाख की इस झांकी में आपको पूगा वैली भी नजर आ रही है, और लद्दाख की इस झांकी में जानते हैं ये शिंजियांग से लेकर के बीजिंग तक, बीजिंग से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक, दौलत बेग ओल्डी से पूर्वी लद्दाख से लेकर के जो भारत चीन की सीमा है ना LAC तक, पूरी तरह से ये चीन भी देख रहा होगा। लद्दाख की ये जो झांकी है केंद्र शासित प्रदेश की झांकी, और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये पहली झांकी है और इतिहास बदलने वाली झांकी है। और इस झांकी की जो थीम रखी गई है विजन ऑफ द फ्यूचर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहुत तेज तालियां बजाते हुए लद्दाख के साथ में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, लद्दाख के साथ साथ और उसके बाद ये गुजरात की झांकी, जो एक सोलर ईयर जो होता है, यानी जो एक सूरज के हिसाब से जो साल होता है उसमें 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते को दिखाता हुआ ये एक 52 स्तंभ। अब इसके बाद फिर असम की झांकी आ जाती है। असम जो कि ये कहता है कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन है, ये एक विजन है, ये कहा गया है। असम की जो टी इंडस्ट्री है यानी जो चाय उद्योग है 172 साल पुराना है, ये बताया जा रहा है। 1823 में एक उस जमाने में चाय के पौधे को, चाय की पत्ती के पौधे को ढूंढा गया था और ब्रह्मपुत्रा की घाटी में तब ढूंढा गया था, और तब से लेकर के आज तक असम की पहचान है ये चाय की पत्ती। असम की पहचान है ये जो आपको राइनोसोरस नजर आ रहा है, असम की पहचान है 1823 से ही असम की पहचान है जो यहाँ की इकोनॉमी है। और हाँ, बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं पर चाय की पैदावार सबसे ज्यादा होती है तो असम में होती है, ये भी दिखाया गया है इस झांकी में। और जहां तक राइनोसोरस का आपने जिक्र किया, असम में काजीरंगा में ये राइनोसोरस पाए जाते हैं और ये सिंगल हॉर्न राइनोसोरस हैं, और ये अपने आप में दुनिया में केवल 2 जगह ऐसी है जहां पर ये पाए जाते हैं। जी, ये पल्लवा डायनेस्टी के वक्त के हिसाब से ये अभी आपको तमिलनाडु की झांकी नजर आ रही है, और तमिलनाडु की झांकी में आपको क्या क्या खास नजर आ रहा है ये भी आप देख लें। यहाँ पर तमिलनाडु का बड़ा मशहूर शोर मंदिर है, और शोर मंदिर अभी आपको झांकी में नजर आ रहा है तस्वीरों में। और इसके अलावा जो पल्लवा काल के यानी पल्लवा डायनेस्टी के जो अलग अलग मॉन्यूमेंट हैं, अलग अलग जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं, इसे भी दिखाने की कोशिश की गई है इस झांकी में, जो अभी आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु की झांकी में। और जो मल्लपुरम में शोर टेम्पल है यानी शोर मंदिर है, ये भी तमिलनाडु की झांकी में आपको नजर आ रहा है। तमिलनाडु की संस्कृति आप देख सकते हैं, एक नया हिंदुस्तान आपको मिलेगा, और यही एक नया हिंदुस्तान आपको अभी नजर आ रहा है। मनीष जी, मुझे लगता है कि एक भी शब्द खर्च नहीं करूंगा। महाराष्ट्र की झांकी, मनीष जी, महाराष्ट्र की झांकी, महाराष्ट्र की झांकी, महाराष्ट्र की छटा आप देख सकते हैं। इसमें मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ वहां पर कीर्तन करते हुए वहां के लोग, और आप देख सकते हैं विट्ठल रुक्मिणी यानी पंढरपुर के सबसे बड़ी मान्यता मानी जाती है, और उसमें इस झांकी में पंढरपुर विट्ठल रुक्मिणी टीवी स्क्रीन। महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत ज्ञानेश्वर बिल्कुल ठीक अगले हिस्से में आपको नजर आ रहे हैं, और वो संत ज्ञानेश्वर जिन्होंने समानता का पाठ पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश को पढ़ाया नजर आया था। लेकिन उत्तराखंड की जो आपको अभी झांकी नजर आ रही है ना, उत्तराखंड की झांकी जहां पर पूरी देवभूमि नजर आएगी आपको, उत्तराखंड की झांकी जहां पर हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश तक आपको नजर आएगा। उत्तराखंड की झांकी में आप देखें। अब बारी आ रही है छत्तीसगढ़ की, जहां पर लोक संगीत की छटा अब राजपथ पर बिखर रही है। अलग अलग वाद्य यंत्र इस झांकी में दर्शाए गए हैं। छत्तीसगढ़
की झांकी, जैसा कि हमने ये बताया था कि अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, लोक संगीत दिखाने की कोशिश की गई है। धनकुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आ रहा है और इसके अलावा जो बस्तर संभाग की तरफ जो तीजा जगार और लक्ष्मी जगार, ये अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, इन्हें भी दिखाए जाने की कोशिश की गई है। अब पंजाब की बारी। अब पंजाब की बारी है और श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जन्म जयंती के मौके पर पंजाब की इस झांकी को बहुत खास बनाया गया है। पंजाब की झांकी में आपको 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी किस तरह से उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया था, ये दिखाए जाने की कोशिश की गई है। गुरु तेग बहादुर जी जिनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को हुआ था अमृतसर में, अमृतसर दिखाए जाने की कोशिश की गई है। और श्री गुरु तेग बहादुर जी को चूंकि हिंद दी चादर के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है पूरे हिंदुस्तान में हिंद दी चादर, यानी और अलग अलग जो कविताएं होती हैं, अलग अलग जो सूत्र वाक्य होते हैं, अलग अलग जो मंत्र होते हैं, ये निहंग सरदार आपको नजर आ रहे हैं। अभी साथ में निहंग सरदार आपको नजर आ रहे हैं जो अभी पंजाब की झांकी में हैं। पंजाब की झांकी में 400वें प्रकाश पर्व को चिन्हित करने वाली दिव्य और निर्मल आभा बिखरे रही है। एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश झांकी के माध्यम से। And now, पंजाब के बाद फिर अब नंबर आ जाता है त्रिपुरा की झांकी का। और त्रिपुरा की झांकी में एक चीज को बहुत ही ज्यादा खास ध्यान दिया गया है कि कितना ज्यादा इस झांकी को आत्मनिर्भर बना करके दिखाया जाए। त्रिपुरा की झांकी जहां पर ट्राइब्स यानी कबीले बहुत ज्यादा हैं, इन्हें दिखाया गया है। 19 अलग अलग ट्राइब्स को दिखाया गया है और इसके अलावा किस तरह से जो प्राकृतिक संसाधन के मामले में त्रिपुरा कितना ज्यादा रिच है, ये भी दिखाए जाने की कोशिश की गई है। बैम्बू स्पीशीज के साथ में कितने प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ये भी दिखाया गया है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आत्मनिर्भर भारत के साथ में किस तरह त्रिपुरा का हाथ रहा है पिछले लगभग 2 साल में, ये भी दिखाए जाने की कोशिश है। इसके अलावा त्रिपुरा का लोक नृत्य है और त्रिपुरा का बड़ा जाना माना डांस है जिसे बोलते हैं फहरल इनकन, जो कि यहाँ की दारलोंग कम्युनिटी में बहुत जाना जाता है। और त्रिपुरी कम्युनिटी में यानी त्रिपुरा के समुदाय में एक लेहांग बुमानी, ये भी एक डांस है जो अभी आपको त्रिपुरा की झांकी में नजर आ रहा है। और ये देखें पश्चिम बंगाल की झांकी आ गई है और जो आपको इसमें पिछला हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना, बंगाल में इन्हें कितने परिवर्तन किए हैं। और जैसा हमने कहा ना, शिक्षा को दिखाने के लिए एक पेन के निब से बेहतर और ज्यादा बेहतर कोई और चीज हो नहीं सकती। The West Bengal government has distributed 1 crore free bicycles to students across the state to encourage children to go to school. और पश्चिम बंगाल की झांकी के बाद गणतंत्र दिवस फिर सिक्किम की झांकी है। सिक्किम यानी नॉर्थ ईस्ट का इलाका, और नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जो पैंग हपसोल फेस्टिवल होता है, उसी थीम पर यह झांकी तैयार की गई है। इस त्योहार में पूजा की जाती है। सिक्किम की झांकी में कंचनजंगा पहाड़ी जो रेंज है उसे भी नमन करते हुए दिखाया गया है। और अब उत्तर प्रदेश की झांकी, ये लीजिए उत्तर प्रदेश की झांकी आ गई है और मिट्टी के बने दिए जगमगा रहे हैं। अयोध्या के दीपोत्सव के प्रतीक हैं। बाकी अलग अलग चित्र हैं। भगवान राम हैं, भगवान राम की तरफ से निषाद राज के गले लगाते हुए, शबरी के झूठे बेर खाते हुए, अहिल्या का उद्धार, हनुमान जी की तरफ से संजीवनी बूटी का ले आना, जटायु राम संवाद, ये सब कुछ आपको इस झांकी में नजर आ जाएगा। लंका नरेश की अशोक वाटिका नजर आ जाएगी और नजर आ जाएगा आपको अयोध्या का राम मंदिर, उसकी प्रतिकृति अभी यूपी की झांकी में आपको नजर आ रही है। राशिद, आपने देखा वहां पर जितने गणमान्य लोग मौजूद हैं उसमें से अधिकतर जैसे ही ये झांकी सामने से गुजरी वो खड़े होकर इसका अभिवादन किए और अभिवादन करने के साथ साथ उस गौरव को भी उन्होंने एहसास किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम। जी हाँ, गणतंत्र के लिए राशिद जरूरी है कि मर्यादाओं में रहकर जी हाँ कर्तव्य और अधिकारों को साथ साथ लिए चलें। अगर आप अपने हक और अधिकारों को लेना चाहते हैं तो अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना, मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी हो जाता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की ये झांकी भी ऐसी। सरयू के तट पर दीपोत्सव की छटा बिखरी है। निशा जी, भगवान राम की जन्मस्थली। निशा जी बोल सकती हैं, दिल्ली की झांकी सामने दिख रही है। जी, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत शोभनीय प्रदर्शन झांकियों के द्वारा हमारे देश के गौरव, पराक्रम और शौर्य की
ये ताकत हमारे देश के पराक्रम की जो हम देख रहे हैं, ये बहुत ही शोभनीय है और ये ताकत है हमारे संविधान की। जैसे कि मनीष जी ने अभी हमारे संविधान के बारे में, उनकी समानता, स्वतंत्रता और न्याय के बारे में बताया। क्या हम आज गणतंत्र दिवस के दिन अपने कर्तव्यों को भी याद रखेंगे? क्या हम किसी भी राजनीतिक पक्ष को छोड़कर हम ये याद रखेंगे कि हम एक भारतीय नागरिक हैं और हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, देश में शांति बनाए रखेंगे और गणतंत्र दिवस को एकजुट होकर मनाएंगे? निशा जी, आपकी बातों के साथ में दिल्ली की झांकी को आगे बढ़ाते हुए, दिल्ली की झांकी में जो चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट हो रहा है वो दिखाया गया है। दिल्ली की झांकी में आपको शाहजहानाबाद दिखाया गया है। दिल्ली की झांकी में इसके अलावा अलग अलग जो दिल्ली की सड़कें हैं, दिल्ली के जो लेन्स हैं, जो दिल्ली कितनी बदल गई है पिछले 2 दशकों में, ये भी दिखाए जाने की कोशिश की गई है। और दिल्ली के अलग अलग, चाहे अलग अलग गुरुद्वारे हैं, अलग अलग मंदिर है, चाहे अलग अलग मस्जिद है, फतेहपुरी मस्जिद को भी दिखाए जाने की कोशिश की गई है दिल्ली की झांकी में। और खास तौर से लेकिन जो जोर दिया गया है चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट पर जोर दिया गया है और चांदनी चौक को दिखाए जाने की कोशिश है दिल्ली की झांकी में। दिल्ली के बाद फिर नंबर आता है अगली झांकी का, विजयनगरा, द सिटी ऑफ विक्ट्री। अगली झांकी है कर्नाटक की और जिसे विजयनगर के तौर पर दिखाया गया है। विजयनगर यानी सिटी ऑफ विक्ट्री, कर्नाटक। और कर्नाटक को यह बता करके दिखाया गया है कि अगर विजय और पराक्रम की शुरुआत होती है तो कर्नाटक से होती है, और अगर आपको पराक्रम की बात करनी है तो सिर्फ उत्तर भारत तक आप सीमित नहीं रह सकते। ये कर्नाटक की झांकी में दिखाया गया है। कर्नाटक के बारे में यह बताया गया है कि जब 1336 में पहली बार कर्नाटक बना, यानी कर्नाटक का जो ओरिजिन है अगर 1336 की तरफ जा रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कर्नाटक ने, यानी इस राज्य ने कितने सूरज देखे हैं, कितने चांद देखे हैं, कितने दिन देखे हैं, कितने रात देखे हैं, कितने साल देखे हैं, कितने महीने देखे हैं, और इसने देश को बदलते हुए कितना देखा है कि हमारे कल्चर में केरल से लेकर के केरलम, अगर आप केरलम की बात करते हैं तो ये फिर केरल की कल्चर के तौर पर आ जाता है। और हाँ, केरल का कल्चर और केरल अपने आप में देश की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान देता है, यह भी दिखाए जाने की कोशिश की गई है। केरल के लोकगीत और लोक संगीत के जरिए केरल का एक इमोशनल कनेक्ट राज्य के प्रमुख बनाने की कोशिश। 2020 एक चुनौती भरा साल बीता और ऐसी सूरत में इस समय राजपथ पर हमारे शक्तिपथ, जैसे कह सकते हैं, अब से कुछ ही देर बाद जब आसमान में हमारे रफाल, हमारे बड़े बड़े फाइटर लड़ाकू जहाज गरजते, धड़कते, धड़धड़ाते जब हमारी राजपथ के आसमान से गुजरेंगे तो आप सोच सकते हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक भारत की ताकत का परिचय दुनिया देख पाएगी। और अरुणाचल प्रदेश की जो झांकी है ना, इसकी जो थीम रखी गई है ईस्ट मीट्स वेस्ट, यानी पूर्वी भारत किस तरह से पश्चिमी भारत की तरफ देखता है। जब मुख्य धारा के विकास की बात आती है तो फिर अरुणाचल प्रदेश की ये झांकी ईस्ट मीट्स वेस्ट इस थीम पर आधारित है। और इस झांकी में अलग अलग, एक बार फिर से हमने आपको बताया था ना कि इससे पहले सिक्किम में और त्रिपुरा में आपने देखा था कि किस तरह से ट्राइबल बेल्ट को दिखाया गया था, और यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश की झांकी में भी अलग अलग ट्राइबल बेल्ट दिखाए गए हैं, यानी अलग अलग जनजातियां दिखाई गई हैं, अलग अलग कबीले दिखाए गए हैं। और जो जंगल के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश ने किस तरह से शहर के साथ जोड़ने की कोशिश की है, गांव के साथ किस तरह से जोड़ने की कोशिश की है, ये भी अरुणाचल प्रदेश की झांकी में आपको नजर आ जाएगा। राशिद, एक और बात, जहां तक लद्दाख की झांकी के साथ साथ अरुणाचल की झांकी देखकर मुझे ऐसा लगता है चीन भी समझ जाएगा कि भारत के ये वो इलाके हैं जो अपने आप में इतने समृद्ध हैं, और अगर उसने बुरी नजर डाली तो आज हमारे शक्तिपथ की वो ताकत देखकर भी समझ जाए कि जगह दिखाने में वक्त नहीं लगे। ये हो गई अलग अलग राज्यों की झांकियां। अब शुरू होती है मंत्रालय की झांकी। मंत्रालय की झांकी में सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये झांकी है। वो झांकी जो कि बता रही है कि डिजिटल भारत कितना आगे है। वो झांकी जो कि ये बता रही है कि आत्मनिर्भर भारत कितना आगे है। वो झांकी जो ये बता रही है कि सुपर कंप्यूटर्स की दौड़ में हम सबसे आगे हैं। और वो झांकी जो कि ये बता रही है कि रोबोट और रोबोटिक श्रेणी में भारत कितनी उन्नत तकनीक में आगे पहुंच गया है। और हाँ, ये जो AI रोबोट है ना, इसका 3D मॉडल को दिखाया गया है, डिजिटल भारत दिखाया गया, आत्मनिर्भर भारत आपको नजर आ जाएगा। और जानते हैं आप, ये जो AI रोबोट 3D मॉडल आपको नजर आ रहा है, ये रोबोट अगर इसका मैकेनिज्म पूरा आप जानेंगे आप दंग रह जाएंगे। इसके अंदर परम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। परम सुपर कंप्यूटर यानी एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहा जाता है।
इस परम सुपर कंप्यूटर को भी यहाँ पर दिखाया गया है और अलग अलग साइंटिफिक तरीके से कैसे यूपीआई का डेवलपमेंट हुआ है ये दिखाया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की झांकी में आपको नजर आएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट यानी अभी आपको श्रम मंत्रालय की झांकी नजर आ रही है। श्रम मंत्रालय की झांकी जहां पर अलग अलग लेबर कोड दिखाए गए हैं। लेबर कोड 4 अलग अलग होते हैं और इन 4 लेबर कोड को बहुत अच्छे तरीके से दिखा करके राजपथ के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है और इस कोड में ये कहा गया है मेहनत एक समान, अधिकार एक समान, यानी जो एक तरह की मेहनत करेगा। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से, श्रम मंत्रालय की तरफ से किसी गांव में, किसी शहर के लिए अगर 100 रुपए भेजे जा रहे हैं तो इनमें से सिर्फ 10 रुपए पहुंचेंगे या 20 रुपए पहुंचेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये श्रम मंत्रालय की झांकी की तरफ से दिखाए जाने की कोशिश की गई है। इसमें एक ट्रैक्टर आपको नजर आएगा, ये देखें जिस ट्रैक्टर के बारे में मैं बात कर रहा था। ट्रैक्टर पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं जिन्हें अंग्रेजी में वेज लेबर्स कहा जाता है, वेज लेबरर्स, ये दिहाड़ी मजदूर दिखाए गए हैं जिनके बारे में कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी में, भारत के बुनियाद में यही वेज लेबरर्स हैं, यही दिहाड़ी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और भारत को जो मजबूत करते हैं। जो आगे का हिस्सा है ये एक तरह का ट्रेलर है, जो बीच का हिस्सा है इसमें पीले पीले हेलमेट पहने हुए कई सोशल सिक्योरिटी और दिहाड़ी मजदूर वाले भी लोग आपको नजर आ जाएंगे और जो हेल्थ सिक्योरिटी से जुड़े लोग रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, इन्हें भी श्रम मंत्रालय में दिखाने की कोशिश की गई है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, जहां पर यह कहा गया है कि वन नेशन वन साइन लैंग्वेज, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों से जुड़ी हुई झांकी अगर हम कहें, या इस डिपार्टमेंट को जो एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, ये साइन लैंग्वेज कैसे ये कहती है कि वन नेशन वन साइन लैंग्वेज, ये दिखाए जाने की कोशिश की गई है। इसके बाद फिर अब बारी आ जाती है, हाँ ये जो अगली झांकी है ना, ये आयुष मंत्रालय की झांकी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसकी जो थीम रखी गई है ओजो भारत तेजो भारत यानी इम्यून इंडिया एक्टिव इंडिया। इम्यूनिटी को लेकर के कोरोना काल में कितनी बातें हुई हैं, शायद दोबारा से याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आयुष मंत्रालय की यह झांकी है जो ये कह रही है ओजो भारत तेजो भारत यानी इम्यून इंडिया एक्टिव इंडिया, और यही इम्यून इंडिया देश के लिए भविष्य की नींव तैयार करेगा। अगर इम्यूनिटी है तो आप कोरोना जैसे वायरस से बच जाएंगे, अगर इम्यूनिटी है तो बाकी भी आप वायरस से बच सकते हैं। ये झांकी के जरिए बताने की और दिखाने की कोशिश की गई है। आयुष मंत्रालय, स्वस्थ भारत और ताकतवर भारत, मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य चरक का आपने जिक्र किया राशिद, आचार्य चरक, धन्वंतरी, ये सब वो नाम हैं जो कि जैसे एक कहावत रही है कि हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ इज वेल्थ, अगर भारत स्वस्थ है तो भारत वैसे ही ताकतवर और मजबूत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में कोरोना काल की, कोरोना को समर्पित ये सबसे बड़ी झांकी और सबसे महत्वपूर्ण वाली है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की यह झांकी है, प्रोफेशनल ऑपरेशनल फोर्स है और कहते हैं कि ह्यूमन सेंसिटिविटी के साथ में यह सीआरपीएफ की फोर्स है। निशा बंजी, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? चाहे मैं बोलना चाहती हूँ, चाहे हम गांधी परिवार के हों या फिर मोदी सरकार के, या हो हम प्रवक्ता, किसान नेता या फिर अधिवक्ता, क्या हम आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने आप को याद दिलाएंगे, इस देश की युवा पीढ़ियों को ही नहीं, सब पीढ़ियों को याद दिलाएंगे कि गणतंत्र दिवस, भारत ही सर्वोपरि है, हमारा देश ही सर्वोपरि है, ये संविधान ही सर्वोपरि है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की यह झांकी है और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से कोविड वैक्सीन से लेकर के जितने भी हिस्टोरिक अचीवमेंट हैं उसे दिखाया गया है। देखें आप, मैंने कोविड वैक्सीन की बात की है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन डेवलपमेंट है, इन सभी को दिखाया जाने की कोशिश है। मिशन कोविड सुरक्षा दिखाई गई है, आत्मनिर्भर भारत को दिखाया गया है, कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत ने कितनी तेजी के साथ में अलग अलग कदम बढ़ाए ये दिखाया गया है। 5 सेक्शन है, पहले सेक्शन में एक केबिन को दिखाया गया है, दूसरे सेक्शन में एक और केबिन है जहां पर सेल सेपरेटर दिखाए गए हैं, चौथा केबिन है यहां पर बायो रिएक्टर्स का किस तरह से प्रोडक्शन किया जा रहा है और वैक्सीन प्रोडक्शन किस तरह से किया जा रहा है ये दिखाए जाने की कोशिश है। इसके बाद अब इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक, जी हाँ, इनकी भी अपनी बड़ी भूमिका होती है राशिद, समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए। ये हमारी अखंडता, संप्रभुता, और अगर 26/11 याद करें राशिद आप, तो आपको याद आता है कि किस तरह से आतंकी समुद्र के रास्ते, पानी के रास्ते घुसे थे। तो ऐसी सूरत में उसके बाद इनकी मजबूती, इनकी मुस्तैदी ये इस झांकी में दिखाती है कि कोई भी ये कोशिश न करे जल, थल और नभ भारत की सीमाओं को भेदने की ताकत और जुर्रत कोई न करे। से कैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान को एनकरेज किया गया और इस झांकी का भी स्वागत करने के लिए हर कोई खड़ा हो गया। आप देखें दाईं तरफ भी पवेलियन आप देखें और बाईं तरफ भी अगर आप देखेंगे ना तो फिर
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी। और बड़ी बात यह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हमारे रक्षा तंत्र के साथ कैसे जोड़ा गया है, तकनीक को किस तरह से जोड़ा गया है, इसके अलावा टूरिज्म के साथ में ये सब कुछ दिखाए जाने की कोशिश है। और बड़ी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था और लोकल टू ग्लोबल का अगर नारा दिया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से दिखाया जा रहा है। और MIB की जो ये झांकी है, इसमें डिस्प्ले किया जा रहा है इंडियन पॉटरी, इसमें चरखा को डिस्प्ले किया जा रहा है, इसमें हैंडलूम को डिस्प्ले किया गया है, आप देखिए क्राफ्ट प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया गया है, इंडियन डिफेंस को भी डिस्प्ले किया गया है, एयरक्राफ्ट तेजस भी आपको इन झांकियों में नजर आ रहा है। और इसके अलावा एक बड़ा मेगाफोन है जिसके बारे में ये कहते हैं कि वोकल और प्रोडक्ट बिल्डिंग के मामले, ये देखिए मैंने कहा था ना वोकल फॉर लोकल, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में खास तौर से इस पर जोर दिया गया है। और इसके बाद फिर अब BRO की बारी आती है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बारी आ जाती है। BRO जिन्होंने ये बता दिया था कि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में भी अगर DSDBO से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक अगर सड़क निर्माण किया गया है पिछले 18 सालों में, तो फिर BRO ने ये बताया था कि चीन अगर दबाव भी डालने की कोशिश करे तो भी हम दबाव में नहीं आते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि सीमा की तरफ अगर सड़क का निर्माण करना है दुर्गम क्षेत्र में, ये अगर पहाड़ी क्षेत्र भी आता है तो भी, अगर रेगिस्तानी क्षेत्र आता है तो भी, या अगर पानी वाला क्षेत्र आता है वहां पर भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपना काम किस तरीके से करता है, ये दिखा दिया था। और खासतौर से पूर्वी लद्दाख के इलाके में। क्यों मनीष जी? जी, जाहिर सी बात है, जब सबसे बड़ी सुरंग प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित की थी और चीन के हलक तक भारत कैसे पहुंचा ये भी दुनिया ने देखा था, तो चीन ये जान जाए, चीन जो कोशिश कर रहा है कि हमको घेरे, हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उसे ये पता चल चुका है राशिद कि हमने उसकी हलक और टेटवा दबाने के लिए उस तक पहुंच मार्ग बना ली। जिस टनल की बात कर रहे हैं मनीष जी, अटल टनल की बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, अटल टनल जिसके बारे में वाकई में ये कहा गया था कि दुश्मन के हलक तक पहुंच करके हमने ये बता दिया था। और इसके बाद फिर बारी आ जाती है CPWD की। CPWD जिसकी थीम अमर जवान रखी गई है और जिसमें आपको एक ट्यून भी सुनाई दे जाएगी। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, एक बार ट्यून सुनाई जाए। अमर जवानों को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्हें इनवाइट तो किया गया था, लेकिन चूंकि कोरोना के सेकंड स्ट्रेन की वजह से आए नहीं, लेकिन बोरिस जॉनसन ने भारत को संदेश दिया है, एक बार उन्हें भी सुनते हैं। Greetings to a country that is very close to my heart. I was hugely looking forward to joining you for this important occasion and the kind invitation of my friend Prime Minister Modi. Alas, our common struggle against COVID has kept me in London. All over the world, this virus is compelling people to stay apart, including family and friends in Britain and India, who form what Prime Minister Modi has called the living bridge between us. As I speak, our two countries are working side by side to develop, produce and distribute vaccines that will help to free humanity from the pandemic. And thanks to the combined efforts of Britain, India and many other nations, we are on the road to success against COVID. So I look forward to visiting India later this year, strengthening our friendship and striving for the quantum leap in our relationship that Prime Minister Modi and I have both pledged to achieve. ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना था कि एक ऐसा मुल्क जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और अब स्कूल जो सेलेक्ट किए जाते हैं उनकी झांकियां अब आपको नजर आएंगी, और जिसमें दिल्ली तमिल एसोसिएशन स्कूल की झांकी होगी, तमिलनाडु का फोक डांस जहां पर आपको नजर आएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके बाद ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर है कोलकाता का जिसे चूज किया गया है, माउंट आबू पब्लिक स्कूल है रोहिणी दिल्ली का, विद्या भारती स्कूल है रोहिणी दिल्ली। ये इन सभी ने जो पार्टिसिपेट किया है, कल्चर दिखाया जाएगा, भारत का कल्चर होगा। लेकिन हाँ, इसके बाद फिर शुरुआत होगी, आप इंतजार करें, फ्लाई पास्ट की शुरुआत होगी, रुद्रा से लेकर के सुदर्शन से लेकर के रक्षक तक अलग अलग फॉर्मेशन आपको नजर आएगी, और आपको भीम, नेत्र, गरुड़ ये नजर आएंगे। C-17 ग्लोब मास्टर नजर आएगा, यानी गरुड़ फॉर्मेशन, नेत्रा फॉर्मेशन, भीम फॉर्मेशन, ये अलग अलग फॉर्मेशन होती है, रक्षक फॉर्मेशन, सुदर्शन फॉर्मेशन, रुद्रा फॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको नजर आएंगे, जहां पर आपको MI-17
पाक, आत्मनिर्भर भारत। भारत के आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, नई शिक्षा नीति, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के दृश्यों को साकार किया राजपथ पर इन छात्र छात्राओं ने अपनी मनोहारी प्रस्तुति से। ये अभी रुद्रा फॉर्मेशन में हमें जो नजर आ रहा है, दो Mi-17 हेलीकॉप्टर हैं जो अभी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। रुद्रा फॉर्मेशन और जो दो Mi-17 हेलीकॉप्टर हैं, ये विग फॉर्मेशन में आपको नजर आ रहा है। इसे लीड कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन मिनन, विंग कमांडर SS गहलोत, जो अभी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। Mi-17 हेलीकॉप्टर है और इसके बाद आपको Mi-17 हेलीकॉप्टर का एक और स्क्वाड्रन आपको नजर आएगी, जहां पर सुदर्शन फॉर्मेशन में चिनूक भी साथ में होगा Mi-17 के साथ में। चिनूक का भारत आना और चिनूक का एक एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर अलग अलग बॉर्डर्स पर डिप्लॉयमेंट अपने आप में एक नया रोल इंडियन एयरफोर्स को और भी ज्यादा ताकत देने वाला, और इंडियन एयरफोर्स का ये फ्लाई पास्ट शुरू हो चुका है। और जैसा कि मैंने बताया, रुद्रा फॉर्मेशन के बाद में ये सुदर्शन फॉर्मेशन अभी आपको नजर आ रहा है। सुदर्शन फॉर्मेशन जिसमें एक चिनूक है, दो Mi-17 हेलीकॉप्टर हैं जो अभी आपको नजर आ रहे हैं। फ्लाई पास्ट को भी पूरी तरह मिनट टू मिनट प्रोटोकॉल के हिसाब से ही रेगुलेट किया जाता है और इसका कम्युनिकेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको कम्युनिकेशन सेंटर भी दिखाया है। और इसके बाद रक्षक अटैक हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन आपको नजर आएगा, जहां पर Mi-35 हेलीकॉप्टर होंगे, 4 अपाचे हेलीकॉप्टर होगा, विग फॉर्मेशन में होंगे। रक्षक फॉर्मेशन का मतलब यह है जहां आपको एक Mi-35 हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, 4 अपाचे हेलीकॉप्टर है, विग फॉर्मेशन में है। और अपाचे के इंडक्शन के साथ में इंडियन एयरफोर्स के बारे में ये कहा जाता है कि दुश्मनों के खिलाफ एक अलग तरीके का एज मिल गया है। और ये जो फ्लाई पास्ट होता है ना, इसकी स्पीड ही आप समझ सकते हैं, 180 किलोमीटर प्रति घंटे जो मिनिमम स्पीड होती है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। और जो रक्षक फॉर्मेशन है, इसके लीडर हैं ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी, ये कमांडिंग ऑफिसर हैं 104 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन के। और एक अलग जो फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, इसमें ग्रुप कैप्टन इंदुमीत सिंह, विंग कमांडर प्रवीण सारथी और विंग कमांडर आनंद कुमार यादव हैं 125 और 137 हेलीकॉप्टर यूनिट्स के। अभी आपने देखा रुद्रा फॉर्मेशन, सुदर्शन फॉर्मेशन और इसके अलावा रक्षक फॉर्मेशन, और इनके बाद फिर नंबर आ जाता है
भीम, नेत्रा और गरुड़ फॉर्मेशन का। भीम फॉर्मेशन का मतलब यह है कि 3 आपको C-130 एयरक्राफ्ट विक फॉर्मेशन में आपको नजर आएंगे। C-130J यानी सुपर हरक्यूलिस जिन्हें कहा जाता है और जिन्हें ये कहते हैं कि भारतीय एयरफोर्स के लिए गजराज का काम करते हैं। ये भीम फॉर्मेशन में 3 C-130J आपको थोड़ी देर के बाद में नजर आएंगे। अभी तो आपको हालांकि एक विक फॉर्मेशन नजर आ रहा है, फिर उसके बाद नेत्रा फॉर्मेशन नजर आएगा। नेत्रा फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आंखों की शेप में आई इन द स्काई करते हुए फिर एक नेत्रा फॉर्मेशन के साथ में इंडियन जो फाइटर जेट्स हैं ये आपको नजर आएंगे। यानी आपका इसमें सुखोई 30 MKI नजर आ रहा है, इसमें आपको इंडियन एयरफोर्स का C-130J नजर आ रहा है। सुखोई 30 MKI के अलावा थोड़ी देर के बाद हर किसी को इंतजार है राफेल का, और राफेल का यानी वर्टिकल चाली जिसके साथ में असल में खत्म हो जाएगा रिपब्लिक डे का ये जश्न। और इसके अलावा एकलव्य फॉर्मेशन, त्रिनेत्र फॉर्मेशन, विजय फॉर्मेशन और ब्रह्मास्त्र फॉर्मेशन है। ये फ्लाई पास्ट के अलग अलग फॉर्मेशन हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं। इनमें सुखोई 30 MKI आपको नजर आ रहा है और इसके अलावा MiG-29 है, MiG है। इसके अलावा वर्टिकल चाली में अभी थोड़ी देर के बाद में आपको राफेल भी नजर आएगा। वर्टिकल चाली का मतलब ये होता है जब बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में बहुत नीचे, जमीन की सतह से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं। ये C-130J यानी जिस सुपर हरक्यूलिस के बारे में मैं बात कर रहा था, ये C-130J है जो अभी आपको अलग अलग फॉर्मेशन में नजर आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये भीम फॉर्मेशन है जिसमें 3 C-130J हैं जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिक्र किया है। ये जो ऑपरेट करने का जो तरीका होता है, ये कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। कमांडिंग ऑफिसर को सीधे कमांड दी जाती है, एक ऐसी कमांड जो कि कम्युनिकेशन सेंटर से मिल रही होती है। और इसके बाद भीम के बाद फिर नेत्रा, आई इन द स्काई, यानी मैंने जो आपको बताया था नेत्र यानी बिल्कुल आंखों वाले अंदाज में आपको नेत्रा फॉर्मेशन नजर आएगा। तो आकाश में भी निगाहें, देखिए जैसा मैंने बताया था ना कि आकाश में भी निगाहें, आकाश में निगाह, ये हवा में एक ऐसा अर्ली मल्टी रोल सुखोई 30 MKI फाइटर। और मेरे ख्याल से सुखोई की सवारी मनीष अवस्थी कर चुके हैं। सुखोई के बारे में मनीष जी बताएंगे। जी हाँ, आत्मगौरव का जो एहसास हुआ था राशिद, मुझे याद है लगभग 15 साल पहले की बात है, जहाँ तक मुझे स्मरण और स्मृति में आता है कि केवल उसे छूकर और उसमें बैठकर ही जो एहसास हुआ था वो आसमान में जब हमारे शूरवीर इसे उड़ा रहे हैं, जो हमारे पवन पुत्र हमारी भारतीय वायुसेना के, ये पवन पुत्र जब आसमान में गरजते हुए धड़धड़ाते हुए हमारी आसमान में दिख रहे हैं, तो ये देखिए उनके कारनामे और कर्तव्य। यह है गरुड़ C-17 ग्लोब मास्टर आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा 2 MiG-29 हैं, 2 सुखोई 30 MKI हैं। विक फॉर्मेशन इसे बोलते हैं, गरुड़ फॉर्मेशन, और गरुड़ फॉर्मेशन में भी C-17 ग्लोब मास्टर है। 2 MiG-29 है, 2 सुखोई 30 MKI हैं जो विक फॉर्मेशन में आपको नजर आ रहा है। C-17 हेवी लिफ्ट, लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है। C-17 के इंडक्शन के साथ में जो स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी की जो डायनेमिक्स है, यानी एक जगह से दूसरी जगह रसद पहुंचाना, हथियार पहुंचाना पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आसान हो गया। अब एकलव्य की बारी आ जाती है। MiG-29 and 2 Su-30 MKI aircraft in formation. ये गरुड़ फॉर्मेशन है। अभी जैसा मैंने बताया 2 MiG-29, 2 सुखोई 30 MKI और C-17 इसे कैप्टन कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन P. सिसोदिया। 2 MiG-29 aircrafts piloted by Group Captain Kapildeep Singh, commanding officer of 223 Squadron, and his flight commander, Wing Commander Ankur Hakim. दिल थाम करके बैठिए मनीष जी, निशा जी, दिल थाम करके आप बैठे हैं क्योंकि एकलव्य फॉर्मेशन में एक राफेल भी नजर आएगा। एक राफेल होगा जो 2 MiG-29 के साथ में आएगा। एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स जिन्हें कहा जाता है। एक राफेल आपको दिखने वाला है, बहुत जल्दी। दिल थाम करके बैठे हैं आप। एक रफाल, 2 जगुआर और 2 ये देखिए मैंने कहा ना, एक रफेल, 2 जगुआर, 2 MiG-29, एकलव्य फॉर्मेशन। हाइट होगी 300 मीटर की, स्पीड होगी 780 किलोमीटर प्रति घंटे की। वरिंदर सैनी फॉर्मेशन को लेट कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया। आ गया मनीष जी। जी हाँ, पलक झपकते ही आपकी आंखों से ओझल हो जाए आपके टीवी स्क्रीन पर। जी हाँ, हमारे आसमान की वो ताकत जिसने चीन को भी एहसास करा दिया कि 4.5 जनरेशन 4.5 जनरेशन का ये जहाज आपकी आंखों से ओझल होने में इसकी रफ्तार, हालांकि ये तो बहुत धीमी रफ्तार है, लेकिन जब दुश्मनों के दांत खट्टे करने हो तो ये कब आके कब निकल के अपनी कारगुजारी करके चला जाए, ऐसा राफेल और उसके साथ बाकी लड़ाकू जहाज रोश। Expertise and skill of our pilots from the Indian Air Force. And now the Trinetra formation is going to come. एकलव्य की बात बारी आ जाती है त्रिनेत्र फॉर्मेशन की, जिसमें 3 सुखोई 30 MKI आपको दिखने वाले हैं
और 3 और एयरक्राफ्ट हैं। और त्रिनेत्र फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आसमान में ही त्रिशूल की आकृति उकेरी जाती है। इस फॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन AK मिश्रा और इसके अलावा कमांडिंग ऑफिसर 15 स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन लीडर RC कुलकर्णी हैं, जो इस लीड कर रहे हैं इस त्रिनेत्र फॉर्मेशन को। और त्रिनेत्र फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि त्रिशूल की एक आकृति उकेरी जाए पूरे आसमान में। और इसके बाद फिर से विक फॉर्मेशन में यानी विक्ट्री फॉर्मेशन में विजयी अंदाज में विजय फॉर्मेशन बनाया जाएगा। 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इसमें नजर आएंगे जो विजय फॉर्मेशन में आपको आसमान में दिखेंगे। और विजय फॉर्मेशन में ही दिखते हुए जो नेशनल फ्लैग होता है, इस नेशनल फ्लैग को आसमान में ही दिखाने की कोशिश की जाएगी। यानी जो ट्राई कलर होते हैं, 3 अलग अलग रंग होते हैं, इन्हें ही आसमान पर दिखाया जाएगा इस विजय फॉर्मेशन के जरिए। उसके बाद फिर बारी आएगी ब्रह्मास्त्र की। राजपथ के आकाश में इस समय 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स विजय फॉर्मेशन में तिरंगे के रंगों को राजपथ के आकाश में रंगते हुए इस फॉर्मेशन की ब्रह्मास्त्र को याद कीजिए, ब्रह्मास्त्र के सेशन को याद कीजिए। रफेल आने वाला है, रफेल का वर्टिकल चार्ली आने वाला है। रफेल की स्पीड इस बार होने वाली है 900 किलोमीटर प्रति घंटे की। और वर्टिकल चार्ली का मतलब यह है कि जमीन की सतह के बिल्कुल करीब पहुंच चुका होगा रफेल। और बिल्कुल अपनी आंखें तरेर करके पाकिस्तान और चीन को ये कहेगा कि देख लो दुश्मन चीन, अपने दिन गिन, क्योंकि ये है रफेल। और रफेल का इंतजार आप करें, ब्रह्मास्त्र आने वाला है, वर्टिकल चार्ली में आने वाला है ब्रह्मास्त्र। ये आ गया रफेल, ये आ गया रफेल। और अब आपको रफेल वर्टिकल चार्ली में नजर आएगा। जी, वर्टिकल चार्ली आसमान को भेदता हुआ सीधे आसमान की ओर ऊंचाई करता हुआ और भारत की ऊंचाई की गाथा गाता हुआ ये रफेल आसमान में अपने करतब दिखाता और ये हमें आत्मविश्वास को जगाता कि आपकी सीमा सुरक्षित है और समन्वय के तहत तीनों सेनाओं के साथ भारत का गणतंत्र भी सुरक्षित है। इंडियन एयरफोर्स ऐसा लग रहा है कि रफेल के साथ ही अपना जो सूत्र वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम, और इन्हीं 3 शब्दों को याद किया जा रहा है। और रफेल की अगवानी करने के लिए आप देखें गृह मंत्री से लेकर के और बाकी जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और रफेल का इंतजार किया और रफेल की तरफ आसमान में देखते हुए रक्षा मंत्री अभी नजर आ रहे हैं। वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन पूरा हो गया है और इसी के साथ में गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया।